गुड Good आफ्टरनून। Good afternoon. गुड आफ्टरनून Good afternoon, sir. बच्चे। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून बच्चे। सर संश्लेषण मतलब बनना ना, हाँ बन। तो सर जैसे बाकी mRNA, HRNA है वो सब मतलब केंद्रक द्रव्य में बनते हैं ना ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, ऐसे RNA भी बनता है क्या? गुड आफ्टरनून सर। ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस ना न्यूक्लियस में ही होती है सिर्फ। हाँ तो सर जैसे HRNA, mRNA बनता है वैसे ही RNA भी बनेगा वो भी न्यूक्लियस में ही बनेगा और पर्टिकुलरली कहाँ पर न्यूक्लियोलस सिर्फ 5s को छोड़ के। तो सर क्वेश्चन में है कि RNA का संश्लेषण होता है तो केंद्रक द्रव्य आएगा ना आंसर। हाँ केंद्रक आएगा या फिर केंद्रिका यदि होगा तो केंद्रिका आएगा। सर इसमें केंद्रक दिया है, केंद्रक द्रव्य है, गोल्जी का है और कोशिका द्रव्य है। भेजू क्या? केंद्रक भी दिया है और केंद्रक द्रव्य भी दिया है। हाँ भेजू? नहीं मत भेजो। नहीं भेज देती हूँ सर। सर भेज देती भेज दो। तो आंसर हेलो सर। हाँ सर मुझे भी क्वेश्चंस करने हैं। मेरे को भी सर भेजू क्या? मैं ना भेजूंगी नहीं बोलूंगी। सर सबको मना कर दो सर। ए चुप को नहीं है करना है। क्यों? सर मेरा पहुंच गया, पहले उसको देख दो, उसके बाद मेरा। उसके बाद मेरा। हाँ बिल्कुल। सेकंड में कौन हो? सेकंड में कौन मतलब तनु है रे। थर्ड में हूँ। का नंबर सेंड कर दे तो डिलीट हो गया मेरे से। ठीक है केंद्रक द्रव्य ठीक है इसका। वैसे केंद्रक द्रव्य और केंद्रक दो से ही आंसर है इस क्वेश्चन में, लेकिन यदि ज्यादा एक्यूरेटली पूछे तो केंद्रक में भी कहां पर होगा, केंद्रक द्रव्य के अंदर होगा। ठीक है फोर्थ कर दो इसका। सर और उसका जैसे बोलेगा कि उसका यूज कहाँ होता है, मतलब RNA से प्रोटीन बनेगा तो कोशिका द्रव्य बोलूंगी फिर। यस ट्रांसलेशन कोशिका द्रव्य। तो उसका क्वेश्चन कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? डायरेक्ट ट्रांसलेशन तुमने इतना सारा तो पढ़ा है। नहीं मतलब सर जैसे इसने पूछा है कि RNA का संश्लेषण होता है तो वहां पर क्या बोलेगा कि उसका काम कैसे पूछेगा, मतलब अरे ऐसा। बच्चे आरएनए का संश्लेषण केंद्रक में हो रहा है, केंद्रक में डीएनए से आरएनए बनेगा ना। हाँ वो तो पता है सर। तब हो गया, क्या समझ गई मैं। मैं बोलूं? हाँ बोलो। सर मतलब कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है? तो इन्फ्लुएंजा आता है ना, इन्फ्लुएंजा। ना इन्फ्लुएंजा तो वायरस सर इन्फ्लुएंजा प्रोटोजोआ के कारण होता है ना, ये वाला रोग जो इन्फ्लुएंजा मलेरिया। वायरस हाँ H1N1 वगैरह से। स्वाइन फ्लू किससे होता है? स्वाइन फ्लू तो मलेरिया होता है ना प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से मलेरिया होता है। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। सर हाँ तो मतलब सर ये अल्जाइमर रोग क्या होता है? अल्जाइमर रोग बताओ तो। भूलने की बीमारी। अल्जाइमर जो है वो न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज है। मतलब उसमें क्या होता सर है, वन टाइम और उसमें बोलेंगे? हमारा ब्रेन न्यूरो, देखो अल्जाइमर्स में क्या होता है, अल्जाइमर्स जो है ना वो न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज है। मोस्टली ओल्डर एज में जाने के बाद में क्या होता है, कुछ न्यूरॉन्स वगैरह के डिजेनरेट होने की वजह से ये होता है। ठीक है ना। सर वन टाइम रिपीट याददाश्त कम कर होता है, दीजिए ना, मेरे को ना याददाश्त कम नेटवर्क हो जाती इशू है, की आदमी वजह भूलने से लग जाता है, चीजें याद नहीं रख पाता है।
अदर सीवियर सिम्टम्स भी आ सकते हैं। ठीक है, और बोलो तो ये डिजीज तो ब्रेन वाले चैप्टर में है ना शायद? क्या हुआ? ये वाला डिजीज ब्रेन वाले चैप्टर में पढ़ने को मिलता है हाँ। शायद। सर सुनिए ना। हाँ हाँ बोलो, बोलो ना, सुनिए ना बोल के रुक जाते हो, क्या सुनो फिर? नहीं सर वो क्या मतलब इसमें प्रोटोजोआ के कारण बेबियोसिस हो सकता है ना? क्या हो सकता है? बेबियोसिस कौन सा डिजीज, नाम ठीक से बोलो। सर, बेबियोसिस। बेबेसियोसिस, बेबेसिया, हाँ हाँ, प्रोटोजोन है, यस यस। थैंक यू। कुछ लिखी एम्फीसेमा, व्हाट्सएप पे देख। एम्फीसेमा होता है लंग्स जो होती है ना, लंग्स सर ये सर जी, होती है वो सर बहन रुक एम्फीसेमा किसी बच्चे ने पूछा है जो अल्वेओलर 2 मिनट मेरा ना क्वेश्चन कंप्लीट होने दो ना बहन प्लीज। यार, आप बता रहे हो, दूसरा बच्चा बोल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बोलो तुम बोलो। मीटिंग आप बोल रहे थे, उस टाइम कोई बोल रहा था। आवाज क्लियर है, बोलो तुम लोग, आवाज अटक रही है तुम लोग की। एम्फीसेमा का मीनिंग फिर से बता दो। आप जब बता रहे थे ना तब और कोई बोल रहा था, आप क्वेश्चन पूछ एम्फीसेमा रहे का मीनिंग सुन लो। एम्फीसेमा जो है वो लंग के अंदर क्या होता है, जो एल्वियोलाई होती है उनके बीच का सेप्टा वगैरह डिसॉल्व हो जाता है, तो क्या होगा, जो ब्लड के मतलब ऑक्सीजन वगैरह के डिफ्यूजन के लिए या CO2 वगैरह डिफ्यूजन के लिए सरफेस एरिया उसमें कम हो जाता है, वो डिजीज होती है वो एम्फीसेमा। अच्छा, सरफेस एरिया कम होता है ना? हाँ, हाँ, थैंक यू सर। चलो आगे बढ़े अब। नो सर। क्यों लो? यस सर। चलो आगे बढ़ो। सर आप भी मजाक कर रहे थे ना उस समय, मत बेच सर करके बैठ मजाक की। देखो लास्ट लेक्चर में हमने राइबोसोम के बारे में पढ़ लिया था ना, मंदिर में। सर एक मिनट और सुन लीजिए ना। हाँ हाँ बोल दो। सर जो IgA पाया जाता है ना, जो माँ के दूध में जो पाया जाता है IgA, हाँ, तो ये दूसरा अधिक पाया जाने वाला वर्ग है, तो सबसे फर्स्ट में कौन सा पाया जाता है, कौन सा सबसे वर्ग? ज्यादा IgG, गामा इम्यूनोग्लोबुलिन सबसे ज्यादा। क्या 1 टाइम रिपीट कीजिए ना। सबसे ज्यादा गामा इम्यूनोग्लोबुलिन, तुम ऐसे ध्यान रखना, गम दे, गम दे, ये ऑर्डर है, सबसे ज्यादा गामा, फिर अल्फा, फिर म्यू, फिर डेल्टा, फिर एप्सिलॉन। गामा IgG सबसे ज्यादा, गम दे जाएगा, गम दे। थैंक यू सर। आज मैंने फंजाई के नाम याद रखने की एक ट्रिक बनाई थी, तुम लोगों को तो ऐसे जरूरत नहीं पड़ेगी, एनसीईआरटी में जो फंजाई के एग्जांपल दिए ना उनको याद रखने की ट्रिक बनाई थी, आज मैंने बता देता हूं। फिर बता ही दो। ट्राइकोमाइसिस है, एस्कोमाइसिस है, एसिडियो और ब्यूटियो, ये चार डी में, चार क्लास इनसाइड में। ट्राइकोमाइसिस के मेंबर जो है उसको ध्यान रख सकते हो, राम, एस्कोमाइसिस के मेंबर जो है वो ध्यान रख सकते हो, कल, मोर, ट्रफल, ईमेल, आय। सर क्या है, दिख नहीं रहा है। CL। कल, मोर, ट्रफल, पीने, आय। अच्छा, राम, कल, मोर, ट्रफल, पीने, आय। इसको ध्यान रख सकते हो तुम। अगर उस पर रेसिड्यू ध्यान रखना, तेरा कॉल आया, तेरा कॉल आया। अगर उस पर तेरा कॉल आया है ना, ऐसे मैंने एक ट्रिक बनाया, कैसे, आर से राइजोपस, ए से एल्ब्यूमिन और एम से म्यूकर। ये तीन सर और सेम ये मैं भी बनाई हूँ उसी का, राम। वेरी गुड। मैं दूसरे रखा नहीं। ठीक है, कल से क्लैडिसेप्स, मोर से मोरल, ट्रफल नाम ये तो पूरा ही है, ट्रफल, पी से पेनिसिलियम,
ए से न्यूरोस्पोरा, यस न्यूरोस्पोरा, एस्परजिलस, ए से आ से एस्परजिलस, इसको आसन डायरेक्ट याद की। और ये से ईस्ट। ये सारे क्या है? ये सारे एस्कोमास्टिस, बेसिडियोमास्टिस। अगर एगेरिकस उसका मतलब अस्टिलेट, पर का मतलब पक्सीनी, अगर उस पर, और उसका मतलब यू फॉर अस्टिलेगा, एस फॉर स्मट बन जाए, और पर का मतलब पी फॉर पक्सीनी, आर फॉर रस्ट बन जाए, इसलिए ऐसा मैं लिखा था मैंने उस पर। और तेरा कौन आया? तेरा है ट्राइकोडर्मा, और कॉल जो है वो कॉलियोफाइटा है, और आया जो है वो अल्टरनेरिया सोलिना। एक ट्रिक बनाने से मिला आज मैंने, ये ट्रिक बनाई थी, मेरे साथ तुम्हारे भी काम आ जाएगी, चाहो तो लो। सर कल मोर ट्रफल के आगे क्या लिखे हैं? और ट्रफल पीने आए। ये एनसीईआरटी के एग्जांपल है, मैं तो तुम्हें और भी बहुत सारे पढ़ाए, लेकिन ये एनसीईआरटी। चलो नेक्स्ट टॉपिक पढ़े। जैसे मैं ट्रिक्स कम से कम यूज करता था अपने जीवन में, क्योंकि ट्रिक्स को याद रखना ही अपने आप में एक होता है। पहले तो ट्रिक्स याद रखो, फिर उस ट्रिक्स में किस वर्ड से क्या मीनिंग निकल रहा है वो याद रखो, उससे बढ़िया डायरेक्टली याद रखो। चलो सेंट्रोसोम की बात करते हैं। मेम्ब्रेन लेस और सेल ऑर्गेनेल में आते हैं सेंट्रोसोम। एनिमल में होते हैं कि प्लांट में होते हैं? प्रेजेंट इन यस एनिमल्स। प्लांट में नॉर्मली एब्सेंट होते हैं, कुछ एक्सेप्शन। यदि कोई ऐसा प्लांट सेल जिसमें तुम्हें फ्लैजिला दिख रहा हो तो वहां पर सेंट्रोसोम प्रेजेंट हो सकता है। यदि किसी प्लांट सेल में तुम्हें फ्लैजिला दिख रहा हो तो वहां पर सेंट्रोसोम प्रेजेंट हो सकता है। जैसे मान लो क्लेमाइडोमोनास एल्गी है लेकिन उसके अंदर फ्लैजिला होता है तो उसके अंदर सेंट्रोसोम प्रेजेंट होगा। आई बात समझ में? हाँ, क्लेमाइडोमोनास प्रोटिस्टा में आता है, ठीक है। या फिर ऐसे और एल्गी जैसे मान लो यूरोथ्रिक्स है, जो यूरोथ्रिक्स तो प्लांट में आता है लेकिन उसके अंदर भी जो गैमेटस में फ्लैजिला है तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर भी सेंट्रोसोम प्रेजेंट होगा। तो कुछ प्लांट सेल के अंदर भी एक्सेप्शनली सेंट्रोसोम प्रेजेंट हो सकते हैं। क्लियर बात? प्रेजेंट इन एनिमल्स। अब ये सेंट्रोसोम जो है इसको और क्या बोलते हैं? देखो जैसे मान लो ये एनिमल सेल, तो एनिमल सेल में क्या देखते हैं हम? सेंटर में है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस प्रोटीन मटेरियल है इसके अंदर, और न्यूक्लियस के पास में एक क्लियर फ्लूइड दिखता है, क्लियर साइटोप्लाज्म दिखता है।
क्लियर सेंटर, और इसके अंदर दो ऐसे एक दूसरे के परपेंडिकुलर, एक दूसरे के लंबवत ट्यूब के समान संरचना जो है वो उपस्थित होती है कुछ इस तरह। ये पूरी स्ट्रक्चर जो है ना, इससे हम क्या बोलते हैं, इससे हम बोलते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम। लेकिन यहाँ पे जो फ्लूइड है, मैट्रिक्स है, उसे क्या बोलोगे, उसे बोलोगे सेंट्रोप्लाज्म। और इसके अंदर ये दो एक दूसरे के लंबवत जो संरचना है, ये क्या है, ये है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल्स, कितने सेंट्रियोल्स दिख रहे हैं, दो सेंट्रियोल दिख रहे हैं, इसलिए हम इनको डिप्लोसोम्स भी बोलते हैं, सेंट्रियोल को हम डिप्लोसोम भी बोलते हैं। ठीक है, तो तुम बस ये ध्यान रखना कि जो सेंट्रोप्लाज्म या इसको काइनोप्लाज्म बोल देते हैं, उसके अंदर एक सेल के अंदर कितने, दो सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं जो एक दूसरे के लंबवत होते हैं। अब ये सेंट्रियोल, एक सेंट्रियोल की स्ट्रक्चर जो है वो देखते हैं, हम क्या देखते हैं, एक सेंट्रियोल की स्ट्रक्चर, एक सेंट्रियोल की स्ट्रक्चर हम देखते हैं कैसा होता है। इनके अंदर अरेंजमेंट होती है 9+0 अरेंजमेंट। कैसी अरेंजमेंट होती है, 9+0 अरेंजमेंट। इसका मतलब क्या, परिधि पर 9 माइक्रोट्यूब्यूल होंगे, केंद्र में कितना, 0 माइक्रोट्यूब्यूल, केंद्र में 0, सेंटर में सेंट्रल हब। माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है। माइक्रोट्यूब्यूल क्या होते हैं, जो अभी साइटोस्केलेटन तुमने पढ़ा होगा, तो साइटोस्केलेटन में क्या होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन की ऐसी ट्यूब के समान संरचना होती है, इस तरह ट्यूब जैसी संरचना, जिसकी बनी हुई है ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी होती है। तो इसके अंदर ऐसे 13 एक पूरा रिंग में, यदि मैं देखूं क्रॉस सेक्शन में, यहाँ पर 13 अल्फा ट्यूबुलिन जो है वो इस तरीके से अरेंज होते हैं। समझ गए क्या, ये प्रोटोफिलामेंट्स, एक एक फिलामेंट को बोलते हैं हम प्रोटोफिलामेंट। कितने प्रोटोफिलामेंट होंगे टोटल, 30। इसके बने हुए अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन के बने हुए। यानी यदि तुम दिमाग में पिक्चर नहीं बना पा रहे तो ऐसा समझो, एक पाइप है जो घर पे तुम पानी वानी को भरने के लिए, कूलर में पानी भरने के लिए पाइप यूज करते हो, तो वो पाइप है, ठीक है। उस पाइप की जो भित्ति है, वो भित्ति किसकी बनी हुई है, बोलो, किसकी बनी हुई है, बोलो ना, वो एक माइक्रोट्यूब्यूल की तरह है। उसकी भित्ति किसकी बनी हुई है, कोई बोल रहा है रबर की बनी हुई है, कोई बोल रहा है प्लास्टिक की बनी हुई है। नहीं, यहाँ पर वो प्लास्टिक की जगह क्या है, ट्यूबुलिन प्रोटीन है, ट्यूबुलिन प्रोटीन है। और वो ट्यूबुलिन प्रोटीन जो है वो इस तरीके से रॉड की तरह जो चिपके हुए आपस में, और पूरा उन्होंने क्या करते हैं, पूरा वो जो ट्यूब होती है उसकी दीवार बना रखी है। किसकी बनी हुई है, वो जो प्लास्टिक वाला पार्ट है वो एक्चुअल में क्या है, वो ऐसे बहुत सारे प्रोटोफिलामेंट से बने हुए। कितने प्रोटोफिलामेंट से बने, 13 प्रोटोफिलामेंट से बने। क्या पिक्चर क्लियर हो गया माइंड में कि माइक्रोट्यूब्यूल की जो हम बात कर रहे हैं, वो माइक्रोट्यूब्यूल क्या है, वो ऐसे ट्यूब के समान संरचना है। साइटोस्केलेटन में पढ़ते हो तो माइक्रोट्यूब्यूल जो बना होता है किसका, अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन का, उसकी थिन रॉड जैसी स्ट्रक्चर है, जो 13 रॉड मिलकर के एक ट्यूब बना दे रही है, उस ट्यूब को हम बोल रहे हैं माइक्रोट्यूब्यूल। तो यहाँ पर सेंट्रियोल के स्ट्रक्चर में परिधि पर कितने माइक्रोट्यूब्यूल होंगे, कितने होंगे, 9 होंगे। एक एक ट्रिपलेट की फॉर्म में होता है, यानी टोटल गिने तो 27। कैसे देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। थोड़ा सा अनइवन से बन गया, लेकिन कोई बात नहीं। अब ये 9 सिंगल नहीं है, ये एक माइक्रोट्यूब्यूल है, लेकिन ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल कितने, 3 है, ट्रिपलेट की फॉर्म में, 1 2 एंड 3। एक तो कंप्लीट है और दो कैसे हैं,
इनकम्प्लीट टाइप के लग रहे हैं जो पहले वाले से चिपके हुए हैं। तो इस तरीके से ऐसा होता है। तो ऐसे टोटल 9 माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट जो है वो परिधि पर उपस्थित होते हैं। कुछ इस तरीके से। इनका नाम यदि हम रखें तो इसको ABC नाम रख सकते हैं, ABC। और ये 9 माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट जो है ये सेंट्रल हब से इस तरीके से जुड़ा हुआ रहता है। ये जो तुम्हें दिख रहा है ना ये क्रॉस सेक्शन है। ये कैसा है? ये पूरा एक ट्यूब जैसा है, बाहर निकला हुआ है। जब मैंने क्रॉस सेक्शन देखा तो मुझे क्या दिख रहा है? मुझे परिधि पर 9 माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट दिख रहे हैं। ये क्या है? ये है माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट, माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट। और ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं AC लिंकर के द्वारा। AC आपस में जुड़े हुए इसलिए इस लिंकर का नाम रख दिया AC लिंकर। कुछ इस तरीके से आपस में जुड़े। ये क्या है? सेंट्रल हब। इस सेंट्रल हब से क्या निकले हुए? रेडियल स्पोक। ये क्या निकला हुआ है? ये निकला हुआ है रेडियल स्पोक। क्या ये झिल्ली से परिबद्ध होगा कि नहीं होगा? झिल्ली से परिबद्ध होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। इनके चारों तरफ कुछ अमॉर्फस पार्टिकल जरूर होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं पेरीसेंट्रियोलर। ये सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर है, उसके चारों तरफ क्या बोलोगे? पेरीसेंट्रियोलर सैटेलाइट। ये कुछ अमॉर्फस पार्टिकल जैसे क्या बोलते हैं? पेरीसेंट्रियोलर सैटेलाइट। तो एक सेंट्रियोल जो है वो 9 परिधीय माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट से बना होता है। केंद्र में 0 होता है, सेंट्रल हब में माइक्रोट्यूब्यूल 0 होते हैं। तो कुछ इस प्रकार की संरचना वो बनाता है। और उसके चारों तरफ पेरीसेंट्रियोलर सैटेलाइट, इसको मस्यूल भी बोलते हैं, वो उपस्थित होता है। इतनी बात AC लिंकर को कहाँ पर बोले? ये छोटा छोटा वाले AC लिंकर ना? लिंकर मतलब जोड़ने वाला। जो A और C को जोड़ रहा है वो लिंकर है। जो लाइन AC को जोड़ रही है उसे हम क्या बोल रहे हैं? AC लिंकर। ये A और C को जोड़ रहा है, इसे क्या बोलोगे? इसे बोलोगे AC लिंक। इसके अलावा यहाँ पर कुछ थिकनिंग्स होती है। यहाँ पर कुछ ऐसे थिकनिंग्स होते हैं स्पोक, रेडियल स्पोक के ऊपर। ये थिकनिंग्स, इसको क्या बोलते हैं? ये है X थिकनिंग। क्या है? X थिकनिंग। ऐसे ही एक थिकनिंग और होती है बीच बीच में, जिसको बोलते हैं हम Y थिकनिंग। X थिकनिंग जो है वो Y थिकनिंग से ऐसे जुड़ी हुई है। X थिकनिंग बनाया था, ये वाली थिकनिंग जो है वो क्या है? ये है Y थिकनिंग। X थिकनिंग और Y थिकनिंग जो है वो उपस्थित होते हैं और ये इस लिंकर से भी जुड़े हुए होते हैं। तो एक तरीके से ये क्या होता है? पहिए के समान संरचना निकल बन जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? कार्ट व्हील स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम? कार्ट व्हील। गाड़ी का जो पहिया होता है कार्ट व्हील स्ट्रक्चर। सेंट्रियोल की स्ट्रक्चर कैसी है? कार्ट व्हील स्ट्रक्चर होती है, जिसमें 9 माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट परिधि पे होते हैं और 0 माइक्रोट्यूब्यूल केंद्र में होते हैं। क्या कोई बच्चा मुझे टोटल नंबर ऑफ प्रोटोफिलामेंट बता सकते हो क्या? इस डायग्राम के अंदर टोटल कितने प्रोटोफिलामेंट है बता सकते हो क्या? उसके लिए तुम्हें माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट की स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए, तब तुम बता सकते हो। कैसी है? ए है एक ये ए माइक्रोट्यूब्यूल, उससे जुड़ा हुआ है बी माइक्रोट्यूब्यूल, उससे जुड़ा हुआ है सी माइक्रोट्यूब्यूल। एक ट्यूब्यूल में कितने प्रोटोफिलामेंट? 13। यानी यहाँ पर कितने हैं? 13 प्रोटोफिलामेंट। ये वाले में मान लो कितने हैं? 13 प्रोटोफिलामेंट। तो बी वाले में क्या होगा? 13 ही होंगे, क्योंकि कुछ पार्ट तो ऐसे जुड़ा हुआ है। बी वाले में कितना होगा? 10 प्रोटोफिलामेंट होगा और सी वाले में भी कितना होगा? 10 प्रोटोफिलामेंट होंगे। तीन अपने पास वाले से ये साझा करते हैं, शेयर करते हैं तीन पास वाले से।
तो एक ट्रिपलेट के अंदर 13 + 10 + 10 कितने हो गए 33। एक माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट के अंदर 33 प्रोटोफिलामेंट्स हैं, 33 प्रोटोफिलामेंट्स हैं। टोटल निकाल सकते हो 33 × 9, इतने प्रोटोफिलामेंट हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, डेटा और कैलकुलेशन पे नहीं जाते हैं, तुम तो बस इतनी बात ध्यान रखो कि एक सेल के अंदर 2 सेंट्रियोल होते हैं जो कि न्यूक्लियस के ऊपर उपस्थित होते हैं, और ये सेंट्रियोल जो होता है उसके अंदर 9+0 अरेंजमेंट होती है। 9+0 अरेंजमेंट में परिधि पर 9 माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट होता है, और सेंटर में क्या होता है सेंट्रल हब होता है। बस इतनी बात ध्यान रखो, और चारों तरफ झिल्ली नहीं होगी, पेरिसेंट्रियोलर सैटेलाइट होगा। बस इतनी सी बात ध्यान रखोगे, काम हो जाएगा। माइक्रोट्यूब्यूल के स्ट्रक्चर अलग से ध्यान रखना, साइटोस्केलेटन का पार्ट है। क्या बातें क्लियर हो गई? अब कोई बच्चा मुझे बताओ इसका फंक्शन क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल का काम क्या होता है, ये इसका सेंट्रियोल का या सेंट्रोसोम का फंक्शन क्या होता है? सर कोशिका विभाजन में। कोशिका विभाजन में, यस, कोशिका विभाजन के टाइम पे जो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है या अटैचमेंट होता है वो इनसे होता है। एस्ट्रल रेस का फॉर्मेशन या स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करवाता है, और उसी के अकॉर्डिंग कोशिका विभाजन का तल जो है वो भी डिसाइड होगा। इट विल डिटरमाइन द प्लेन ऑफ साइटोकाइनेसिस और क्लीवेज। सेल डिवीजन के टाइम पे सेल के किस प्लेन में वो 2 में डिवाइड होगा वो भी यही डिसाइड करेगा। ठीक है, उसके अलावा सीलिया फ्लैजिला बनाने में भी ये हेल्प करता है। कैसे? बेसल बॉडी बना करके ये बनवाता है बेसल बॉडी, जिससे बनती है सीलिया फ्लैजिला। तो इट आल्सो हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। अभी मैंने बताया कि वो प्लांट सेल जिसके अंदर तुमको सीलिया दिख रहा है, फ्लैजिला दिख रहा है, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर ये प्रेजेंट है, अभी बताया था मैंने। ठीक है, तो ध्यान रखना ये सीलिया फ्लैजिला बनाने में भी हेल्प करता है। तो इतनी बातें क्लियर हो गई? ठीक, तो अब ऐसा ही इससे मिलता जुलता स्ट्रक्चर होता है सीलिया और फ्लैजिला का। तो देखो क्या होता है सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया और फ्लैजिला जो है वो कैसे होते हैं, वो झिल्ली के मॉडिफिकेशंस हैं। ये क्या है व्हाइट कलर वाली? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो ऊपर की तरफ फोल्डिंग भी बना ली। जब हम सीलिया फ्लैजिला की स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसके अंदर 3 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है बेसल बॉडी, ये वाला पार्ट है बेसल बॉडी। इस बेसल बॉडी के अंदर संरचना जो है वो बिल्कुल कैसी होगी, इसकी संरचना बिल्कुल जो अभी डायग्राम बनाया था वैसी होगी। क्या बोल रहे हैं इसको हम? इसको बोल रहे हैं बेसल बॉडी या आधार का बेसल बॉडी। क्या व्यवस्था होगी 9+0 की 9+2 9+0। कोशिका द्रव्य के अंदर यहाँ पर ये क्या है साइटोप्लाज्म है, तो साइटोप्लाज्म के अंदर होगा बेसल बॉडी। क्या अरेंजमेंट होगी 9+0, और यहाँ से कुछ प्रोटीन के पार्टिकल जो है वो यहाँ से जुड़े हुए रहते हैं और कोशिका द्रव्य के अंदर आ जाते हैं, जिसका काम होता है इनको सपोर्ट प्रोवाइड करना। इन्हें बोलते हैं हम रूट लेग। जड़ जैसा दिख रहा है क्या? रूट के समान संरचना दिख रही है ना, तो इसलिए बोलते थे रूट लेग। ये चीज जो है वो तो कहां पर है, साइटोप्लाज्म के अंदर है। साइटोप्लाज्म के बाहर क्या निकला हुआ है, यहाँ से, यहाँ पर तो 9+0 था माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट था, यहाँ से कुछ माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो इस तरीके से बाहर निकले और उनके ऊपर सेल मेम्ब्रेन की कवरिंग भी उपस्थित है कुछ इस तरीके से। परिधि पर माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट नहीं होगा, लेकिन क्या होगा फिर माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट। यस, यहाँ पर एक बेसल प्लेट होता है उससे निकलेगा, और केंद्र में कितने माइक्रोट्यूब्यूल
2, केंद्र में होगा माइक्रोट्यूब्यूल W, कुछ इस तरीके से। समझ गए क्या? तो ये जो कोशिका झिल्ली के अंदर ये पूरा का पूरा एक माइक्रोट्यूब्यूल का रिंग जैसा है, इसे बोलते हैं हम एक्सोनियम। ये एक्सोनियम तो रिंग जो है वो क्या है? सेल में। ठीक है, तो रूटलेट बेसल बॉडी है, ये पूरा पार्ट जो इसे बोलते थे हम शाफ्ट। क्या बोलते थे? शाफ्ट। यहाँ पर अरेंजमेंट कौन सी है? 9+2। तो तुम सीलिया और फ्लैजिला में जो 9+2 अरेंजमेंट पढ़ते हो, वो 9+2 अरेंजमेंट मेनली कौन से पार्ट का है? इस वाले पार्ट का है। तो पूछता है, या तुमने पढ़ा था जब तुम प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ रहे थे तब भी पढ़ा था कि इसके अंदर 9+2 अरेंजमेंट एब्सेंट होती है। तो तुमको बार-बार बोल रहा था कि यूकैरियोट के अंदर जो सीलिया फ्लैजिला होता है उसके अंदर 9+2 अरेंजमेंट होती है। तो कौन सी अरेंजमेंट है? यहाँ पर एक्सोनिमर की। सर हाँ बच्चे, इसमें हुक भी होता है क्या? हुक नहीं, यहाँ पर हाँ, यहाँ पर नहीं। वो किसमें होता है तो? प्रोकैरियोट वाला। प्रोकैरियोट। ठीक है, अब ये वाले पोर्शन से मान लो इतने दूर का हम क्रॉस सेक्शन लेते हैं। यहाँ पर इतने दूर से मैंने इसे क्या किया? इसका क्रॉस सेक्शन लिया। इतने दूर से हमने इसको कट कर दिया। तो कट करके देखेंगे तो कैसे दिखेगा? सबसे बाहर की परत जो है वो क्या होगी? बोलो क्या होगी? उसका झिल्ली होगी क्या? बोलो ना। यस सर। सेल मेम्ब्रेन होगी, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन का एक बहिर्वाल बोला ने। अब यहाँ पर मैंने क्या बोला? यहाँ पर अरेंजमेंट है कौन से? 9+2। इसका मतलब क्या? परिधि पर कितने? बोलो 9। 9। और केंद्र में कितने? 2। ठीक है, तो सेंट्रल इसका सेंट्रल हब है, इसमें 2 माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं और ये दोनों माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो सिंगलेट के रूप में होते हैं। कितने प्रोटोफिलामेंट होंगे? सिंगलेट की फॉर्म में कितने प्रोटोफिलामेंट? ये 2 है, 2 माइक्रोट्यूब्यूल सिंगलेट। और परिधि पर ऐसे कितने? 9। 1 2 3 4 5 6 9। और ये 9 माइक्रोट्यूब्यूल जो है ये सिंगलेट की फॉर्म में नहीं होते बल्कि डबलेट। तो सेंट्रियोल और सीलिया फ्लैजिला में एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस पता पड़ गया कि दोनों में पेरिफेरल में तो 9 माइक्रोट्यूब्यूल है, लेकिन सेंट्रियोल में वो ट्रिपलेट की फॉर्म में था, यहाँ पर वो डबलेट की फॉर्म में होगा। क्या इतनी बात समझ आ गई सब बच्चों को? और ये इस सेंट्रल शीट से जुड़ा हुआ होगा रेडियल स्पोक की। क्या दिख रहा है तुम्हें? तुम्हें दिख रहा है ये माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट। माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट ये भी आपस में जुड़े होते हैं। मिक्सर होता है, इसका बना होता है कौन से प्रोटीन का बना होता है? नेक्सिन प्रोटीन का। नेक्सिन मिलकर इन्हें जोड़ रहे हैं, साथ में
ये जो दूसरा माइक्रोट्यूब्यूल है इसके ऊपर लगा हुआ होता है एक कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। ऐसा प्रोटीन जो कॉन्ट्रैक्शन कर सकता है, कौन सा? डायनिन। मायोसिन जैसा प्रोटीन लगा होता है, इसे बोलते हैं हम डायनिन। यहाँ पर उपस्थित होगा डायनिन। क्या लिख रहा है? डायनिन आर सेंट्रल हब की कमिंग जो होती है जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल शीट। तो समझ गए कैसे परिधि पर 9 माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट हैं, सेंटर में 2 माइक्रोट्यूब्यूल सिंगलेट है। अरेंजमेंट को 9+2 अरेंजमेंट बोला। रेडियल स्पोक के थ्रू अटैच होंगे सेंट्रल शीट से, और इनके अंदर डायनिन प्रोटीन होती है जो कि मायोसिन जैसा होता है, और ये कॉन्ट्रैक्शन करके क्या करता है? सीलिया या फ्लैजिला की मूवमेंट में हेल्प करता है। तो इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है किसकी? फ्लैजिला या सीलिया की, दोनों की सेम स्ट्रक्चर होती है। फिर सीलिया और फ्लैजिला में अंतर क्या है? क्यों कोई बता सकता है सीलिया और फ्लैजिला में अंतर क्या है? बता सकते हो क्या? सर फ्लैजिला है वो गमन करने में मदद करता है, और सीलिया? और सीलिया है वो मतलब एक निश्चित दिशा देता है, मतलब कोई भी चीज को तैरने वगैरह पे या उस पे। देखो गमन में दोनों हेल्प कर सकते हैं, लेकिन यदि हम हमारी बॉडी की सेल्स पे बात करें तो सीलिया मूव करेगा तो चीजें इधर उधर फ्लो करेंगी। गमन में दोनों हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। जैसे पैरामीशियम में उसमें सीलिया गमन में हेल्प कर रहा है। जैसे मान लो जुगलिना है, फ्लैजिला गमन में हेल्प कर रही है कि नहीं। साथ में सीलिया जो है वो चीजों को प्रोपेल करने में, धक्का देने में या बहाने में हेल्प करती है, स्वीपिंग मूवमेंट करती है। सीलिया छोटे होते हैं, फ्लैजिला लंबा होता है। सीलिया जो होता है वो बहुत ज्यादा संख्या में होते हैं, जबकि फ्लैजिला कम संख्या में होते हैं। सीलिया की मूवमेंट जो होती है वो पेंडुलम लाइक मूवमेंट होती है, या फिर स्वीपिंग मूवमेंट बोल सकते हो। फिक्स हो जाएगा कि ऐसे हर बार एक ही डायरेक्शन में ऐसे वो कर रहा है और सब एक साथ में कोऑर्डिनेटेड में। पेंडुलम लाइक मूवमेंट। फ्लैजिला जो होता है वो वेव लाइक मूवमेंट करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? अंडुलेटिंग मूवमेंट। अंडुलेटिंग और वेव लाइक मूवमेंट, तरंग के समान गति करता है कौन? फ्लैजिला। सीलिया ज्यादा संख्या में होंगे, छोटे आकार के होंगे, एक साथ कोऑर्डिनेटेड मैनर में पेंडुलम के समान गति करेंगे, जबकि फ्लैजिला लंबे होंगे, कम संख्या में होंगे और तरंग के समान गति करेंगे। क्या बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो ये होता है सीलिया और फ्लैजिला की बात। क्लियर है इतनी बातें? अब नेक्स्ट पेपर से बात करें। नेक्स्ट पेपर से बात है माइक्रो बॉडीज के बारे में। माइक्रो बॉडीज कुछ नहीं, तीन मेन माइक्रो बॉडीज हैं, पेरोक्सिसोम, डायऑक्सिसोम और स्पिरोसोम। पेरोक्सिसोम, ग्लाइऑक्सिसोम और स्पिरोसोम, तीन मेन माइक्रो बॉडीज। पेरोक्सिसोम एनिमल में कि प्लांट में? पेरोक्सिसोम पेरोक्सिसोम एनिमल्स में भी होता है और प्लांट में भी होता है। बाकी दोनों सिर्फ और सिर्फ प्लांट से। पहली बात तो ये ध्यान रखना, पेरोक्सिसोम किसके अंदर प्रेजेंट होता है और ग्लाइऑक्सिसोम किसके अंदर होता है। पेरोक्सिसोम जो है इनके अंदर क्या होता है?
इनके अंदर बहुत सारे ऑक्सीडेज एंजाइम्स होते हैं, जैसे अमीनो एसिड ऑक्सीडेज, यूरेट ऑक्सीडेज, peroxidase, catalase, etc. तो इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप के ऑक्सीडेज कैटेगरी के एंजाइम जो है वो प्रेजेंट होते हैं। और प्लांट के अंदर जो फिजियोलॉजी में पढ़ोगे या तुमने पढ़ा भी होगा, जो फोटो रेस्पिरेशन है उसमें हेल्प करता है। ऑल्सो टेक पार्ट इन फोटो रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलाइट साइकिल। ठीक है, तो पेरोक्सिसोम के बारे में कितनी बार ध्यान रखोगे कि इसके अंदर क्या होता है। इसके अंदर पेरोक्सिसोम, पेरोक्साइड से क्या मतलब है, पेरोक्साइड क्या होता है, H2O2। पेरोक्साइड क्या होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। जैसे न ज्यादा ऑक्सीजन देते हैं। H2O2 के बनने और ब्रेक होने वाले रिएक्शंस भी कहां पर होंगे, पेरोक्सिसोम में। यानी बोलते हैं कि पेरोक्साइड मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड होता है, इसलिए नाम रखा हुआ है पेरोक्सिसोम। ठीक है, और फोटो रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। ग्लाइऑक्सिसोम प्लांट में होता है, इसके अंदर जो साइकिल चलती है वो ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल है। ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल अकर, और ये साइकिल के थ्रू क्या होता है, इस साइकिल के थ्रू जो फैटी एसिड्स होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं इसके अंदर, वो कन्वर्ट होते हैं कार्बोहाइड्रेट। यानी जब सीड जर्मिनेट होगा, फैटी सीड को जर्मिनेट होगा, उसके अंदर उसको बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट चाहिए। कौन हेल्प करेगा, ग्लाइऑक्सिसोम हेल्प करेगा। सीड जर्मिनेशन के टाइम पे ये ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल इसको कार्बोहाइड्रेट बना के देते हैं, किससे, लिपिड से। और स्पिरोसोम जो प्लांट के अंदर है और काम होता है स्टोरेज ऑफ लिपिड। ये हाफ लिपिड मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है, बाउंडेड बाय, इसके लिपिड है बाउंडेड बाय हाफ यूनिट मेम्ब्रेन। हाफ यूनिट मेम्ब्रेन जो उससे बाउंडेड होता है। ये वाले क्लियर हो गए सबको। तो इतनी बातें ध्यान रखना, ये तीनों माइक्रोबॉडीज। साइटोस्केलेटन के नाम बता दो, 3 साइटोस्केलेटन कौन कौन से हैं। माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट। इसमें माइक्रोट्यूब्यूल इंपॉर्टेंट है ज्यादा, क्योंकि मैंने तुम्हें बता दिया अभी। ठीक है, ट्यूब के समान है, 25 नैनोमीटर का होता है। माइक्रोफिलामेंट बहुत ही छोटा होगा, 6 to 8 नैनोमीटर का होगा। एक्टिव फिलामेंट जो माइक्रोफिलामेंट का एग्जांपल है। और जो इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं वो लगभग 11 नैनोमीटर के होते हैं। और इंटरमीडिएट फिलामेंट का एग्जांपल होता है फाइब्रस लैमिन, केराटिन, ये सबामेंटिन। तुमसे तो इतना सा ध्यान रखना कि साइटोस्केलेटन ये 3 फिलामेंट बनाते हैं और इनके साइज की बेसिस पे है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमारी एनसीईआरटी में बहुत बस नाम दे दिया बहुत शॉर्ट में, लेकिन मैंने तुमको उतना बता दिया जहां से क्वेश्चन आ सकता है मैक्सिमम। अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में।
न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था? किसी को? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन जो है उन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था और न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन वर्ड किसने लिया था? Fleming. फ्लेमिंग ने क्रोमेटिन वर्ड जो है वो दिया। न्यूक्लियस का रोल जो होता है प्लांट के सेल के अंदर उसको बताया था हैमरलिंग ने। उन्होंने एसिटाबुलेरिया नाम के प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने बताया था कि सेल की जो प्रॉपर्टी होती है वो कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस। यानी न्यूक्लियस जो है वो क्या है? डायरेक्टर ऑफ द सेल और कंट्रोलर ऑफ द सेल। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस इज डायरेक्टर और कंट्रोलर of the cell. सेल का डायरेक्टर या कंट्रोलर होता है। ठीक है, इंक्लूजन बॉडीज बच्चे स्टोर्ड पार्टिकल होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन या फिर कुछ जो पिगमेंट्स हो सकते हैं या फिर एल्कलॉइड वगैरह हो सकते हैं, जो भी ऐसे मटेरियल सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम इंक्लूजन बॉडीज बोलते हैं। ठीक है, इंक्लूजन बॉडीज के बारे में तो एक्स्ट्रा अलग से नहीं पढ़ना, बायोलॉजी में जितना पढ़ते उतना। तो अब न्यूक्लियस जो है उसकी स्ट्रक्चर हम देखें। अच्छा, न्यूक्लियस क्या हर सेल में प्रेजेंट होता है क्या? क्या कोई ऐसी भी सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है? आरबीसी ह्यूमन के अंदर देखे तो आरबीसी, प्लांट में देखे तो सीव ट्यूब, इनके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। क्या कोई सेल ऐसी भी है जिसके अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस होता हो? क्या न्यूक्लियस का नंबर 2 भी हो सकता है? Yes, sir. यस सर। माइक्रोन्यूक्लियस। क्या कोई सेल ऐसी भी हो सकती है इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हो, मल्टीपल न्यूक्लियाई हो? पढ़ा है कभी? जीनोसाइटिक सेल और सिंसाइटिक सेल पढ़ा है क्या? बोलो ना। मल्टीन्यूक्लिएटेड कंडीशन फंजाई में पढ़ा था क्या? Yes, sir. वैसे नहीं न्यूक्लियस का नंबर तो वेरी करता है। ठीक है, अब देखो न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में कौन-कौन से पार्ट्स। एक होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दूसरा होता है उसके अंदर साइड ऑफ न्यूक्लियस का जो मैट्रिक्स होगा उसे हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। या फिर और भी कुछ नाम है क्या? कैरियोप्लाज्म, या फिर और भी कुछ बोलते हैं क्या? कैरियोनिम। ऐसे सब टर्म जो है वो यूज करते हैं इसके लिए, न्यूक्लियस की जो अंदर ट्यूब है उसकी। ठीक है, देन थर्ड हम बात करते हैं, इसके अंदर होगा क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमेटिन मटेरियल और फोर्थ पार्ट में बोलते हैं न्यूक्लियोलस। ये पार्ट होते हैं न्यूक्लियस। अब डिटेल में न्यूक्लियस जो है वो भी एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। कुछ साइंटिस्ट जो है न्यूक्लियस को अलग से एक्सप्लेन करते हैं, कुछ इसे भी बाकी ऑर्गेनेल की तरह ही क्या करते हैं? डिस्क्राइब करते हैं डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। ओरिजिनली से भी आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इनर न्यूक्लियर।
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो कंटीन्यूअस होता है कि डिसकंटीन्यूअस, सतत होता है कि असतत होता है? बोलो। असतत। असतत। बच्चे यदि असतत होता तो ये भाग नहीं जाता यहाँ से? हाँ सर, सही बोल रहे। यदि यहाँ से असतत होता भाग नहीं जाता। ये तो हाँ यहाँ पर ऐसा इसलिए दिख रहा है क्योंकि एक बॉल है जिसमें बहुत सारे छेद हैं। एक बॉल है जिसमें बहुत सारे छेद है, मैंने कट किया तो जो क्रॉस सेक्शन होगा उसमें कहेंगे कि तुम्हें वो छेद वाले पार्ट जो आ रहे हैं वो ऐसा दिख रहा है, लेकिन ये तो- असतत नहीं है, सतत है। तो सर उसमें पोर रहेगा तो उसको असतत नहीं बोलेंगे, बीच बीच में गायब रहता है तो? नहीं बोलेंगे। वो एक बॉल है उसमें छेद है तो क्या उस बॉल को क्या बोलेगा? डिसकंटीन्यूअस है क्या? नहीं, सब कंटीन्यूअस है, एक पूरे सर्कल के फॉर्म में, बस होल है। हाँ। यहाँ पर बाहर वाली जो मेम्ब्रेन होती है इसे हम क्या बोलेंगे? आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बाहर वाली मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे? आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इस आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की कुछ खास बात है क्या? इसकी खास बात है कि इसके ऊपर लगेगा क्या लगा हुआ है? ये बोलो ना, क्या है ये? आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे क्या हो सकता है? राइबोसोम। यस, राइबोसोम बनाया मैंने। और कुछ जगहों पर हम ये भी देखते हैं कि आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो बाहर की तरफ एक्सटेंड होकर के रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन सी कोशिका कर यार वगैरह बना देते हैं कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर दो चीजें हैं कि ईआर जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाता है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ईआर बनाती है, दोनों ही बातें। ईआर जो है वो केंद्र झिल्ली बनाती है और केंद्र झिल्ली ईआर बनाती है, दोनों बातें सही। समझ गए क्या? आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसके बाद बीच में आउटर और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में होती है पेरी न्यूक्लियर स्पेस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन चाहे कोई भी मेम्ब्रेन की तरह लगभग 100 एंगस्ट्रॉम थिकनेस का होगा और बीच में 150 एंगस्ट्रॉम थिकनेस के आसपास क्या होगा? पेरी न्यूक्लियर स्पेस, इनर न्यूक्लियर। अब इसके ठीक नीचे यहां पर कुछ प्रोटीन्स, साइटोस्केलेटन के कंपोनेंट क्या करते हैं? यहां पर एक क्या बना देते हैं? लेयर जो उसको सपोर्ट दे रहा है। इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नीचे क्या है? प्रोटीन की ऐसी एक लेयर है जो उसको क्या दे रहा है? सपोर्ट दे रहा है। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं फाइब्रस लैमिना या न्यूक्लियर लैमिना। न्यूक्लियर लैमिना ये इंटरमीडिएट फिलामेंट का बना सपोर्ट के। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर क्या दिख रहा है तुम्हें? यहाँ पर पोर्स भी दिख रहे हैं, क्या बोलते हैं इसे? न्यूक्लियर पोर। इसके थ्रू जो है वो ट्रांसपोर्टेशन होता है किसका? आरएनए अंदर से बाहर निकल सकता है, प्रोटीन बाहर से अंदर आ सकती है, तो ट्रांसपोर्टेशन होता है किसके थ्रू? न्यूक्लियर पोर। पोर दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिंपल पोर और एक होता है एनिमेटेड पोर या कॉम्प्लेक्स पोर। तो जो हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर पोर जो होता है इसकी बाउंड्री प्रोटीन्स बनाते हैं। प्रोटीन्स के द्वारा न्यूक्लियर पोर जो है उनकी बाउंड्री बनती है। सिंपल पोर भी हो सकता है या फिर यहाँ पर प्रोटीन की ऐसी भी ठीक है। अंदर जो भी फ्लूइड है उस फ्लूइड को क्या बोल रहे हो?
न्यूक्लियस के अंदर जो मैट्रिक्स है उसे क्या बोल रहे हो? बोलो। न्यूक्लियोप्लाज्म। यस, न्यूक्लियोप्लाज्म में कैरियोप्लाज्म। और इसके अंदर होंगे दो चीजें, क्या? क्रोमेटिन मटेरियल और न्यूक्लियोलस। क्रोमेटिन मटेरियल जो इस तरीके से पूरे न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या कहते हो? ये बिखरा हुआ होगा और इस कंडीशन में हम क्या देखेंगे कि कुछ जगहों पर मोस्टली सेंटर की तरफ ये कहीं कहीं पे ठीक लेकिन भी क्या होगा? ज्यादा गहरे होंगे। कुछ जगहों पर ऐसे गहरे होंगे। यानी क्लोरोफिल मटेरियल जो है वो दो टाइप के हैं, या तो हल्के कलर के या फिर गहरे। दिख रहा है क्या सबको? या तो लाइट कलर का है या डार्क कलर का है। जो लाइट कलर वाला होता है उसे बोलते हैं हम ब्लू क्रोमेटिन। जो डार्क कलर वाला होता है उसे हम बोलते हैं ब्लू। यानी दो दिख गए यहाँ पर। लाइट कलर वाला जो दिख रहा है वो है ब्लू क्रोमेटिन, और जो डार्क कलर वाला है वो है हेटेरो क्रोमेटिन। ब्लू क्रोमेटिन और हेटेरो। और इसके अलावा कुछ जगहों पर ये बॉल समान संरचना भी बना सकता है, जिसकी संख्या अलग अलग सेल में या अलग अलग जीवों में अलग अलग हो सकती है। इसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस के अंदर क्या है ये? न्यूक्लियर पोर नहीं, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस। तो ये होती है स्ट्रक्चर किसकी? न्यूक्लियस। इतनी बात क्लियर हो गई सबको? अब यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन जो है उनमें क्या डिफरेंस है? बाकी बातें तो हमने देखी साथ में। यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन में क्या डिफरेंस? क्रोमेटिन किसने दिया था? क्रोमेटिन वर्ड प्लानिंग क्या है? इट इज condensed form of DNA with the help of histone and non-histone proteins. पैकेजिंग ऑफ डीएनए याद है क्या? तुम्हें याद है हमने पैकेजिंग ऑफ डीएनए पढ़ा था क्या? तुमने पैकेजिंग ऑफ डीएनए पढ़ा है क्या? अभी तो पढ़ाए थे। तो उस टाइम पे तुमने क्या लिखा था कि डीएनए हिस्टोन से और नॉन हिस्टोन के साथ में कंडेंस होकर के क्रोमेटिन बनाता था। जब क्रोमेटिन और ज्यादा कंडेंस हो जाएगा सेल के टाइम पे तो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के। यानी क्रोमेटिन और क्रोमोसोम में डिफरेंस तुम्हें पता है। अभी ये कंडेंस था बट फुल्ली कंडेंस नहीं, लेस कंडेंस था, धागे के समान। ठीक है, क्रोमेटिन थ्रेड या मटेरियल भी बोलते हैं। तो यहाँ पर डीएनए होगा, हिस्टोन होगा, नॉन हिस्टोन होगा, वो सब मिलकर के क्रोमेटिन बनाते हैं। और जो क्रोमेटिन कौन सा पार्ट है? क्यों वो लाइट कलर का है? क्योंकि यदि उसको काम करना है तो उसे खुलना पड़ेगा, इजीली खुलना पड़ेगा। यदि उसे काम नहीं करना है तो भले से वो कंडेंस फॉर्म में पड़ा रहे। यानी यहाँ पर दो टाइप जो है यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन, किसके अकॉर्डिंग बनेगी? इसकी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग बनेगी। कैसे एक्टिविटी? यूक्रोमेटिन जो होता है वो लाइट कलर लेस कंडेंस्ड, लाइट कलर का है, लेस कंडेंस्ड है और
मोर एक्टिव इस पॉइंट ऑफ व्यू से डीएनए रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन की पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पे ट्रांसक्रिप्शनली मोर एक्टिव इसके अंदर एक्टिवली यहां पर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस चल रहा है। यहां पर क्या हो जाएगा उल्टा, दाखिली स्टेट होता है डार्क कलर का दिखेगा स्टेनिंग में, मोर कंडेंस्ड और ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। ऐसा होता है क्रोमेटिन डिवीजन। क्या बात क्लियर हो गई सबको? न्यूक्लियोलस की बात करते हैं। न्यूक्लियोलस, तो न्यूक्लियोलस क्या है? न्यूक्लियोलस एक्चुअल में जो क्रोमोसोम का एनओआर रीजन है उसके कंडेंसेशन से ही बना है। कैसे बना है कि कुछ क्रोमोसोम जो है उन्होंने इसकी बाउंड्री बनाई, न्यूक्लियोलस क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम है सारे को क्रॉस सेक्शन में दिख रहा। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर बहुत सारा प्रोटीन है, बहुत सारा मैट्रिक्स है और बहुत सारा क्या है? आरएनए फाइबर्स है। क्यों क्या बनाता है ये न्यूक्लियोलस? क्या बनाता है? राइबोसोम। राइबोसोम बनाता है। यस, तो यहाँ पर क्या चल रहा है? यहाँ पर राइबोसोम की बनाने के लिए बहुत सारा क्या है? आरएनए है, आरएनए है फाइबर की फॉर्म में। तो क्या बोलेंगे? पार्ट्स फाइब्रोसा। बहुत सारा प्रोटीन है, क्या बोलोगे? ग्रेन्यूल जैसा दिख रहा है, पार्ट्स ग्रेनुलोसा। और बाकी जो मैट्रिक्स है उसे हम बोल देते हैं पार्ट्स अमोर्फा मैट्रिक्स। और ये जो है ये इसको क्रोमोसोम से बोलते हैं हम न्यूक्लियोलर क्रोमोसोम। और जो पार्ट अंदर की तरफ एम्बेडेड हो रहा है ये वाला, उसको हम इंट्रान्यूक्लियोलर क्रोमोसोम बोल सकते हैं या क्रोमेटिन बोल सकते हैं। क्रोमोसोम नहीं, क्रोमेटिन बोल दो। क्रोमेटिन। और इस तरीके से न्यूक्लियोलस होता है। क्या काम है न्यूक्लियोलस का? राइबोसोम सिंथेसिस या फॉर्मेशन। और जितना भी आरआरएनए है किसको छोड़ के? 5s आरआरएनए को छोड़ के बाकी सारा ही बनता है। क्या बात क्लियर हो गई सबको? क्या न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियस पूरी कंप्लीट स्ट्रक्चर क्लियर है? क्लियर है इतनी बात सबको? बोलो ना। यस सर। ठीक है, तो फिर अब हम देखते हैं क्रोमोसोम के बारे में। देखो क्रोमोसोम सर प्रोकैरियोटिव में तो न्यूक्लियोलस अगर नहीं होता ना, न्यूक्लियस ही नहीं होता बच्चे, नालायक। हाँ तो उसमें राइबोसोम कहाँ पर बनेगा? जो 70s वाला होता है वो, ऐसा पूछ रही सर। सब काम साइटोप्लाज्म में चलता है, तो न्यूक्लियोइड के काम में बात होता है। तो न्यूक्लियोइड में बनेगा, ऐसे बोलेंगे? हाँ, वहाँ पर सब कुछ न्यूक्लियोइड ही बनाता है, सारे आरएनए। हाँ तो साइटोप्लाज्म में चल रही होगी सारी प्रोसेस, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, सब कुछ। अब क्रोमोसोम कैसा होता है, किस तरीके से बनता है, वो सारी बातें तो तुमने डिटेल में पहले ही पढ़ी हुई है, जेनेटिक्स पढ़ा हुआ है। यहाँ पर तुम्हारे लिए कुछ नया, यहाँ पर तुम्हारे लिए कुछ नया नहीं, लेकिन स्ट्रक्चर जो है वो एक बार डिटेल में फिर से मैं बताऊंगा, यदि वहां पर अभी बात नहीं हुई। क्रोमोसोम की जो बाउंड्री होती है, ये बाउंड्री बनाते हैं कुछ प्रोटीन और लिपिड मिल करके, यदि प्रोटीन बनता है क्या बोलते हैं बाउंड्री को? पेलिकल। पेलिकल के अंदर क्या है? मैट्रिक्स। और इस मैट्रिक्स के अंदर दो टाइप के प्रोटीन हैं, हिस्टोन और बहुत सारा डीएनए है कंडेंस्ड।
क्या तुम्हें लग रहा है कि मैंने डीएनए बनाया है? क्या तुम्हें लग रहा है कि डीएनए बनाया है क्या? यस सर। यस। ये डीएनए नहीं, बहुत ही हाईली कंडेंस्ड फॉर्म में डीएनए हिस्टोन के साथ में। ये डीएनए जो है हाईली कंडेंस्ड फॉर्म में with the help of histone and non-histone proteins. जो एंड शॉट है, इन एंड्स को हम क्या बोलते हैं? टीलोमियर। क्या बोलते हैं? टीलोमियर। एंड के ऊपर गुआनिन रिच डीएनए होता है, टीलोमियर रीजन पे टीलोमरेज एंजाइम की एक्टिविटी होती है। ये भी टीलोमियर है, ये भी टीलोमियर है, दोनों टिप टीलोमियर है। ठीक है, अब इसके अंदर ये क्या है? इसका ये है इसका क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमेटिन मटेरियल जो थ्रेड के फॉर्म में यहाँ पर, इसे बोलते हैं क्रोमोनीमा। क्रोमोनीमा क्या है? धागे के समान क्रोमेटिन मटेरियल। लेकिन ये कुछ जगहों पर ऐसा मोती के समान ज्यादा कंडेंस होकर के मोती के समान संरचना भी बनाता है। यदि तुम्हें कहीं पे मोती के समान संरचना दिख रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्रोमोमियर। क्या बोलते हैं? क्रोमोमियर। कहीं पे ज्यादा कंडेंस हो गया है, ज्यादा संघनित हो गया है और हमें मोती के समान दिखाई दे रहा है, इस मोती के समान दिखने वाली संरचना को हम क्या बोलते हैं? क्रोमोमियर। क्रोमोनिमा को क्रोमोनिमेटा भी बोलते हैं। अंदर में यहां पर लिखा है, ऐसे हम क्या बोलते हैं? इससे बोलते हैं मैट्रिक्स। अब इस क्रोमोसोम में एक जगह पर तुम्हें संकुचन दिख रहा है, संकुचन। और संकुचन जहां पर होता है वहां पर एक प्रोटॉन की बॉडी होती है, जिसके दोनों एस फेज में डीएनए डुप्लीकेट हो गया था, प्रोफेज वाला डीएनए क्रोमोसोम बनाया मैंने। तो यहाँ पर तुम्हें क्या दिख रहा है? तुम्हें दिख रहा है एक प्रोटीन की बॉडी है, उसके ऊपर ये दोनों क्रोमोसोम अलग-अलग जुड़े हुए। इसे क्या बोलते हैं? गायनेटोकोर जिस रीजन पे होता है, ये वाला रीजन जो है, इसे क्या बोलते हो? इसे बोलते हो सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर। और यही है क्या? यही है प्राथमिक संकुचन, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन जो है वहां पर क्या दिख रहा है तुम्हें? काइनेटोकोर। जितने क्रोमोनिमा होंगे उतने काइनेटोकोर दिखाई देंगे। उसके अलावा और कहीं पे भी संकुचन दिख जाए, एक संकुचन यहाँ पे दिख रहा है, और कहीं पे भी संकुचन दिख जाए, एक से ज्यादा भी हो सकता है, उसे हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। द्वितीयक संकुचन। द्वितीयक संकुचन वाला क्षेत्र जो है, यही केंद्रिका बना रहा था, इसलिए इसको बोलते हैं NOR, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। न्यूक्लियोलस का निर्माण कौन करता है? द्वितीयक संकुचन करता है। इसके बाद वाले क्षेत्र में क्या देख रहे हो? डीएनए जो है वो खुला हुआ सा है, जिसकी वजह से ये फूल गया है, इसको बोलते हैं, फूले हुए संरचना को बोलते हैं सेट बॉडी और सैटेलाइट। थाइमोन्यूक्लियर को ज्यादा होता है, इसलिए सेट बॉडी या सैटेलाइट बोल देते हैं इस रीजन को। क्या बात क्लियर हो गई सबको? तो ये स्ट्रक्चर होते हैं न्यूक्लियर क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम के अंदर ये जो सेंट्रोमियर या प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन की पोजीशन कैसी है, कहां पर है, उसके अकॉर्डिंग ये कौन-कौन से टाइप का हो सकता है? ये हो सकता है मेटासेंट्रिक, हो सकता है सब मेटासेंट्रिक, या फिर ये हो सकता है एक्सोसेंट्रिक, और या फिर ये हो सकता है किस टाइप का? टीलोसेंट्रिक। किस बेसिस पे कि सेंट्रोमियर की पोजीशन कहां है, उस बेसिस। यदि सेंट्रोमियर की पोजीशन बिल्कुल सेंटर में है तो क्या बोलोगे? मेटासेंट्रिक।
क्या तो बच्चा मुझे बता सकता है कि क्रोमोसोम की संख्या, उसकी मॉर्फोलॉजी या स्ट्रक्चर को स्टडी करना हो तो कौन से स्टेज में स्टडी करना चाहिए? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, किसमें? बोलो। मेटाफेज। मेटाफेज शायद। यस, मेटाफेज में स्टडी करेंगे। बिल्कुल सेंटर में तो मेटासेंट्रिक, सेंटर से थोड़ा सा साइड में हो जाए, ऑफ सेंटर हो जाए। यानी अभी भी दो आर्म तो है यहाँ पर, एक बड़ी और एक छोटी। सेंटर से थोड़ा साइड में यदि सेंट्रोमियर है तो उसे हम क्या बोलते हैं? सब मेटासेंट्रिक। क्या बोलोगे? सब मेटासेंट्रिक। यदि टिप के पास में हो, यानी एक भुजा बहुत ही लंबी हो जाएगी, एक बहुत ही छोटी हो जाएगी, तो उसे क्या बोलोगे? एक्रोसेंट्रिक। क्या बोलोगे? एक्रोसेंट्रिक। और यदि ये सेंट्रोमियर टिप पे ही पहुंच जाए, टिप पे ही पहुंच, तो क्या बोलोगे? टीलोसेंट्रिक। एनाफेज में जो इसका शेप दिखेगा वो कौन सा दिखेगा? शेप इन एनाफेज। एनाफेज के लिए ऐसे जा रहा हूं ऊपर की तरफ, तो क्या होगा? दोनों आर्म अपोजिट पोल की तरफ इक्वल, यानी मान लो नीचे की तरफ जाए तो ऐसे दिखाई देगा, बराबर होगी, कुछ इस तरीके से वी शेप कर देंगे। जबकि सब मेटासेंट्रिक वाला जो होगा वो एक बड़ी आर्म और एक छोटी आर्म जैसे दिखेगी। कौन सा शेप आएगा? एल शेप आएगा। जबकि एक्रोसेंट्रिक वाला जो है वो कौन सा शेप का दिखेगा? बोलो। जे शेप। और टीलोसेंट्रिक कौन सा शेप का दिखेगा? आई शेप। आगे बात समझ में? तो ये डिफरेंट शेप है एनाफेज में जो क्रोमोसोम के दिखते हैं। क्या बात है क्लियर होगी सबको? ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेल डिवीजन, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पढ़ेंगे। ठीक है, फिर बायोमोलिक्यूल्स है कि इसके बाद तो 9 चैप्टर। बायोमोलिक्यूल बाद में पढ़ेंगे। हाँ सर। है ना? ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर। गुड नाइट सर। उसको दिखा के बाहर किसी को सिखाओ।